Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री रूल, odds in favor of and against an event, use of addition theorem इन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में लर्न किया। आई होप दोनों टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियोस को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में लर्न करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से हम शुरुआत करते हैं। यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। प्रोबेबिलिटी को की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट जनरली डिपिक्ट द मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज PA, PB लाइक दैट, इनको बताता है, एंड द इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटीज दैट इज PAB, इनके बारे में, ऑफ ए गिवन प्रॉब्लम, इनके बारे में ये बताता है। यूनियन प्रोबेबिलिटीज PA प्लस B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PA ओवर B और PB ओवर A आर आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यूनिफॉर्म यूनियन प्रोबेबिलिटी, इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, इनको निकालने में हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज ए टू डायमेंशनल टेबल। टू डायमेंशनल टेबल है विद वन वेरिएबल शोन इन ईच साइड ऑफ टेबल। वन वेरिएबल को हम टेबल के ईच साइड पर शो करते हैं। इट इज आल्सो रेफर्ड एज द कॉन्टीजेंसी टेबल। हम इसको कॉन्टीजेंसी टेबल भी बोलते हैं। कैसे हम प्रोबेबिलिटी में इसका यूज करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। फ्रॉम ए सेल्स फोर्स ऑफ 150 persons, one will be selected to attend a special sale meeting। 150 की सेल्स फोर्स थी, उसमें से एक सेल्स पर्सन को चूज किया गया मीटिंग को अटेंड करने के लिए, स्पेशल सेल मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उसमें से 52 आर द अनमैरिड, 52 लोग, 52 लोग अनमैरिड थे। 72 आर द कॉलेज ग्रेजुएट, 72 कॉलेज ग्रेजुएट थे। 3/4 ऑफ द 52 दैट आर अनमैरिड आर कॉलेज ग्रेजुएट। जो 52 अनमैरिड थे उसका 3/4 कॉलेज ग्रेजुएट थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ सेल पर्सन सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी नाइदर सिंगल, ना तो वो सिंगल हो, और नॉट अ कॉलेज ग्रेजुएट, ना ही वो कॉलेज ग्रेजुएट हो। तो देखते हैं कैसे करेंगे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हम बनाएंगे। पहले उसने कहा है टोटल 150 सेल्स पर्सन थे, जिसमें से यहां पर हमने दो वेरिएबल लिखा है, यहां पर मैरिड और अनमैरिड, यहां पर ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट। टोटल 150 थे, 52 अनमैरिड थे, तो दैट मीन्स 150 माइनस 52, 98 अनमैरिड हो गई। फिर उसने कहा है जो 52 अनमैरिड थे उसका 3/4 ग्रेजुएट थे,
तो 52 में से 39 माइनस कर देंगे तो नॉन ग्रेजुएट नॉन मैरिड आ गए 13। फिर उसने कहा है 72 आर कॉलेज ग्रेजुएट, तो जितने टोटल ग्रेजुएट थे चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो वो 72 थे, तो 39 अनमैरिड ग्रेजुएट थे, तो मैरिड ग्रेजुएट कितने बच गए 72 माइनस 39 33। मैरिड नॉन ग्रेजुएट टोटल 98 थे, या इधर से हम करें 78 थे, 78 में से 13 माइनस कर दिया 65 और 98 में से 33 माइनस कर दिया 65। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बन गई। ऐसे व्यक्ति जो ग्रेजुएट भी थे और अनमैरिड थे वो 39 थे, जो नॉन ग्रेजुएट थे और अनमैरिड थे 33 थे, जो मैरिड थे और ग्रेजुएट थे 33 थे, जो मैरिड थे और नॉन ग्रेजुएट थे 65 थे, टोटल अनमैरिड 52 थे और मैरिड 98 थे, टोटल ग्रेजुएट 72 थे और नॉन ग्रेजुएट 78 थे, और टोटल सेल्स फोर्स थी 150। अब क्या पूछा है उसने, ना तो वो सिंगल हो ना ही वो कॉलेज ग्रेजुएट हो, तो अनमैरिड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, हमने इसको PU से लिखा, टोटल अनमैरिड थे 52 और टोटल नंबर ऑफ सेल्स फोर्स थी 150, तो अनमैरिड की आ गई 52/150। ग्रेजुएट थे 72, टोटल थे 150, तो ग्रेजुएट की प्रोबेबिलिटी आ गई 72/150। अनमैरिड ग्रेजुएट टोटल 150 थे, अनमैरिड ग्रेजुएट थे 39, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 39/150। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनमैरिड या प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनमैरिड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट एंड अनमैरिड। 52/150 प्लस 72/150 माइनस 39/150, तो 85/150 आ जाएगी। अब उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अनमैरिड और ग्रेजुएट, वो होगी हमारी 85/150। बाय यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी वी हैव द प्रोबेबिलिटी नाइदर सिंगल नॉर कॉलेज ग्रेजुएट, तो 1 में से आइदर अनमैरिड और कॉलेज ग्रेजुएट सिंगल, उसको कॉलेज ग्रेजुएट को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 85 65/150 सोल्व करेंगे 13/30 आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी नाइदर सिंगल और नॉट कॉलेज ग्रेजुएट, नॉर कॉलेज ग्रेजुएट। इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज करेंगे। और देखते हैं डाटा कंसर्निंग द एम्प्लॉइज एंड देयर क्वालिफिकेशन इज गिवन। एम्प्लॉइज के बारे में और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डाटा गिवन है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के बारे में बताया है, प्रमोटेड और नॉट प्रमोटेड के बारे में बताया है। ऐसे व्यक्ति जो प्रमोटेड है और अंडर ग्रेजुएट है 40, ऐसे व्यक्ति जो प्रमोटेड है और पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी संख्या है 20, टोटल प्रमोटेड है 60। अंडर ग्रेजुएट और जिसका प्रमोशन नहीं हुआ नॉट प्रमोटेड वो 35 है। पोस्ट ग्रेजुएट जिसका प्रमोशन नहीं हुआ वो 5 है, टोटल नॉन प्रमोटेड है 40। टोटल अंडर ग्रेजुएट है 75, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट है 25 और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई है 100। अब क्या कहता है, अ एम्प्लॉई इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक एम्प्लॉई को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज पोस्ट ग्रेजुएट, ही इज प्रमोटेड, ए एम्प्लॉई हु इज पोस्ट ग्रेजुएट इज प्रमोटेड, a promoted employee is postgraduate, a employee is not promoted। तो पहले हम बात करते हैं he is postgraduate।
तो पोस्ट ग्रेजुएट टोटल कितने हैं 25, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई 100, ये हमारा फेवरेबल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के ही इज पीजी पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉई सेलेक्टेड इज पोस्ट ग्रेजुएट, दैट इज P PG 25/100 1/4। फिर उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एम्प्लॉय हु इज प्रमोटेड, जो प्रमोट हुआ है उसकी संभावना कितनी है। प्रमोशन टोटल मिला है 60 एम्प्लॉइज को और टोटल 100 है, तो प्रमोशन की संभावना हो गई 60/100। प्रमोटेड एम्प्लॉय को चूज करने की हो गई प्रोबेबिलिटी 60/100, दैट इज 3/5। फिर उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन एम्प्लॉय इज पीजी इज प्रमोटेड। अब क्या है, इस पे थर्ड पे ध्यान देना है। एन एम्प्लॉय हु इज पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट है, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं 25, उसमें से प्रमोशन कितने को मिला या उसमें से प्रमोशन मिलने की संभावना कितनी है। तो उसमें से प्रमोशन मिला 20 को, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 20/25 नॉट 100, क्योंकि पीजी में से प्रमोशन कितनी को मिला उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो पीजी हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गए और प्रमोशन हमारा फेवरेबल केस हो गया, तो 20/25। Probability of selecting an employee is PG is promoted, पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉय को प्रमोशन मिला, तो प्रमोटेड एम्प्लॉय हो गए हमारे फेवरेबल 20 और पीजी हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ केसेस 25। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गई 4/5। फिर फोर्थ पार्ट में पूछा है ए प्रमोटेड एम्प्लॉय इज पोस्ट ग्रेजुएट, तो टोटल प्रमोटेड है 60, तो हमारे टोटल इक्वली लाइकली केस हो गए 60, उसमें से पीजी है 20, तो हमारे फेवरेबल केस हो गए 20, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई 20/60, तो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3। फिर उसने पूछा है ए एम्प्लॉय इज नॉट प्रमोटेड, उसको प्रमोशन नहीं मिला, तो कितने इंप्लॉई हैं जिसको प्रमोशन नहीं मिला 40 इंप्लॉइज ऐसे हैं जिसको प्रमोशन नहीं मिला, टोटल कितने हैं 100, तो प्रमोशन ना मिलने वालों की प्रोबेबिलिटी होगी 40/100, दैट इज वी कैन से 40% या 2/5। तो इस प्रकार से हम प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को यूज करके इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। यूज ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। दो तरह के इवेंट होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो पहले हम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर जो प्रोबेबिलिटी का डिस्कस किया था उसमें डिस्कस किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में। डिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ए बी को इंपैक्ट करता है या बी ए को इंपैक्ट करता है, वो डिपेंडेंट है। जिसका इंपैक्ट ए के रिजल्ट का दूसरे के ऊपर नहीं पड़ता उनको इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ए अपना स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट इवेंट है, बी अपना इंडिपेंडेंट है, ए का बी के ऊपर और बी का ए के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे होंगे। उन इवेंट्स में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को कैसे यूज करेंगे। व्हेन टू इवेंट्स एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट, वो स्वतंत्र इवेंट है, देन द इवेंट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इन दिस केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस हैपनिंग ऑफ दीज एक्स एंड वाई इवेंट आर कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ their individual probability
उनकी साइमल्टेनियस एक साथ दोनों के घटने की प्रोबेबिलिटी को हम निकालने के लिए उनके अक्रेंस की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ध्यान रखना है यहां स्टेटमेंट में आपको एंड मिलेगा, एंड का मतलब मैथ में होता है मल्टीप्लाई, तो हम वहां पर मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। तो कैसे हम इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं, पी एक्स एंड वाई, मैंने कहा था एंड मिलेगा, एंड आ गया कि दोनों ही होने चाहिए, तो पी एक्स इंटू पी वाई। तो इस प्रकार से हम इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। दिस थ्योरम कैन आल्सो बी यूज्ड इन केस ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको हम 3 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में भी यूज कर सकते हैं। दैट इज पी एक्स वाई जेड क्या होगा, पी एक्स इंटू पी वाई इंटू पी जेड। तो इसको हम इनहांस भी कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6 जितने भी हमारे इवेंट है उनको हम एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं तो बेटर क्लियर होगा। अ फेयर क्वाइन इज टॉस्ड 4 टाइम। एक फेयर क्वाइन को 4 बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स। चारों हेड आए, पहला भी हेड हो, दूसरा भी हेड हो, तीसरा भी हेड हो और चौथा भी हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहला हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने इसको PH1 से लिखा, तो सिक्के में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड हमारा फेवरेबल हो गया, टोटल हो गया हमारे 2, तो 1/2। सिमिलरली सेकंड केस टॉस में हमारा हेड आने की PH2 से हमने लिखा 1/2। सिमिलरली थर्ड टॉस में PH3 से लिखा 1/2। सिमिलरली फोर्थ केस में हमने लिखा PH4 से 1/2। तो ये हमारी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ गई, पहले प्रोबेबिलिटी आ गई, पहले में ऐड आने की, दूसरे में ऐड आने की, तीसरे में ऐड आने की और चौथे में ऐड आने की। अब हमें चारों में इकट्ठा ऐड चाहिए साइमल्टेनियस, तो क्या होगा, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ऑल दीज इवेंट आर इंडिपेंडेंट, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी PH1 इंटू PH2 इंटू PH3 इंटू PH4, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/16। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का प्रयोग करके इंडिपेंडेंट इवेंट में हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 कार्ड्स को हमने विड्रॉ किया ए वेल सफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से, विद रिप्लेसमेंट, उसको रिप्लेस करते हुए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर क्वीन, दोनों क्वीन हो, दोनों क्यू हो। तो पहले क्वीन होने की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, पहले ड्रॉ में हमने उसको लिखा PK1, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 1, 4/52। फिर हमने लिखा दूसरे ड्रॉ में भी हमारी क्वीन हो, इसको हमने लिखा PK2 से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड क्वीन, वो भी होगी 4/52। तो हमारी रिक्वायर्ड, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी कि पहला भी क्वीन हो तथा दूसरी भी जो हमारा कार्ड है वो क्वीन हो। PK1 इंटू PK2, 4/52 इंटू 4/52 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/619, क्योंकि 1/52 को हम लिख सकते हैं 1/13 इंटू 1/13, तो ये आ जाएगा 1/169। नेक्स्ट देखते हैं, ए बॉक्स कंटेन 8 व्हाइट 10 ब्लैक बॉल, 8 व्हाइट और 10 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल हो गई 18। 2 balls आर ड्रॉन एट ए रैंडम, 2 बॉलों को निकाला गया, वन अनदर आफ्टर विद रिप्लेसमेंट, एक के बाद दूसरी रिप्लेसमेंट के साथ। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर व्हाइट, दोनों बोले व्हाइट हो, पहली भी व्हाइट होनी चाहिए तथा दूसरी, तथा का मतलब एंड, एंड का मतलब मल्टीप्लाई,
तो हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा। दोनों ही कंडीशनल है कि दोनों ही होनी चाहिए। तो आपको स्टेटमेंट को क्लियरली समझना है। जहां एंड आ जाएगा वहां पर आपको मल्टीप्लाई प्रयोग करना है, जहां पर और आ जाएगा वहां पर एडिशन का प्रयोग करना है। तो यहां पर एंड आ रहा है, हम मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, तो पहले ड्रॉ में व्हाइट बॉल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल बॉल 8 है व्हाइट और टोटल बॉल है 18, तो 8/18। फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली। अगर रिप्लेस नहीं करते तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो जाता। अब हमने रिप्लेस कर दिया तो इंडिपेंडेंट इवेंट है। फिर दूसरी भी व्हाइट बॉल हो, इसको हमें PW2 से लिखा। व्हाइट है 8, टोटल है 18, तो 8/18 ये दूसरी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दोनों ही व्हाइट होनी चाहिए, दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो क्या होगा? पहला भी व्हाइट हो तथा दूसरा भी व्हाइट हो। 8/18 इंटू 8/18 सोल्व करेंगे, 4/9 इंटू 4/9 16/81। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ए बैग कंटेन 6 ग्रीन बॉल्स, 4 येलो बॉल्स, उसमें 6 ग्रीन है और 4 येलो बॉल है। 2 balls are drawn one after another with replacement, एक के बाद दूसरी बॉल को निकाला, with replacement निकाला। Find the probability that first is green and second is yellow, पहली ग्रीन हो दूसरी येलो हो, इसकी संभावना बतानी है। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको हमने PG से लिखा। 6 ग्रीन थी, टोटल 10 थी, 6/10। सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेकंड बॉल येलो पूछा है तो हमने उसको PY से लिखा। येलो बॉल है 4 और टोटल है 10, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10। अब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि पहली ग्रीन हो दूसरी येलो हो, तो PG इंटू PY 6/10 इंटू 4/10 24/100, या कह सकते हैं 6/25 या 24% चांस है कि पहली ग्रीन हो दूसरी येलो हो। नेक्स्ट देखते हैं। ए फेयर डाई इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक फेयर डाई को 3 बार उछाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 इन ऑल 3 टॉसेस, तीनों बार 2 आने की संभावना क्या होगी? तो पहले ड्रॉ में 2 आया, इसकी संभावना होगी P21, लिखा हमने 1/6। दूसरे ड्रॉ में दूसरे टॉस में भी 2 आए, इसकी संभावना हमने लिखी P22, ये भी 1/6। तीसरे ड्रॉ में आए P23 लिखा, क्योंकि 1/6, 2 एक ही बार आ सकता है, टोटल है 6, तो 1/6। अब तीनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट है और तीनों में ही 2 and 2 आना चाहिए, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी P21 इंटू P22 इंटू P23, 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, 1/216 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। ए पर्सन वांट टू मैरी अ गर्ल, एक व्यक्ति एक लड़की से शादी करना चाहता है जो ब्यूटीफुल हो, ग्रेजुएट हो और एम्प्लॉयड हो। भाई तीनों ही खूबियां हो कि वो खूबसूरत भी हो, ग्रेजुएट पढ़ी लिखी भी हो और नौकरी पेशा भी हो। आज के ज़माने में तो मुश्किल है ऐसा मिलना, मिल जाए तो बिरला। चलो जी देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्यूटीफुल गर्ल इज 40%, सुंदर लड़की मिलने की संभावना 40% है। ग्रेजुएट मिलने की संभावना 50% है और एम्प्लॉयड होने की संभावना 30% है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग मैरिड टू सच ए गर्ल
हु हैव ऑल 3 एट्रीब्यूट, तो वो ऐसी लड़की को चूज करे जिसमें तीनों ही, उसको ऐसी लड़की मिले जिसमें तीनों ही गुण विद्यमान हो, उसकी संभावना बतानी है। तो ब्यूटीफुल होने की प्रोबेबिलिटी को हमने लिखा PB 40%, सोल्व करेंगे 2/5। ग्रेजुएट होने की प्रोबेबिलिटी को लिखा PG 50%, 1/2। इंप्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी को लिखा PE 30%, 3/10। अब तीनों ही खूबी होनी चाहिए और तीनों ही इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PB इंटू PG इंटू PE, 2/5 इंटू 1/2 इंटू 3/10, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3/50। तो इस प्रकार से ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक मशीन 3 कंपोनेंटों से बनी है MNO से। इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट, ये अनुमान लगाया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ M कंपोनेंट इज 3%। M के अनसक्सेस होने की या फेल होने की संभावना 3% है, N के फेल होने की संभावना 2% है और O कंपोनेंट के फेल होने की संभावना 5% है। दिस estimation has been made for the time duration of 6 years, 6 सालों के लिए अनुमान लगाया गया। Find the probability that device will work satisfactorily during the 6 years, assuming that these 3 components will work independently। तीनों ही जो कंपोनेंट है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, लेकिन मशीन को चालू रखने के लिए तीनों का चालू होना जरूरी है। तो मशीन 6 साल बाद भी, 6 साल के टाइम पीरियड में भी सेटिस्फैक्टरी वर्क करती रहेगी, इसकी संभावना बतानी है। तो अब इससे क्या समझ आता है कि अगर एक भी कंपोनेंट ने काम करना छोड़ दिया तो मशीन काम छोड़ देगी, इसलिए तीनों कंपोनेंट का काम करना जरूरी है। तो एक दशा जिसमें तीनों कंपोनेंट हमारे काम करना छोड़ दे, उसको अगर हम छोड़ देंगे, तीनों अगर हमारे काम करेंगे तभी मशीन काम करेगी, तो हम क्या निकालेंगे, उसने दी है M कंपोनेंट के फेल की, उसको हमने लिखा PM डैश 3%, N कंपोनेंट के फेल की दी है PN डैश लिखा 2%, O कंपोनेंट के फेलियर की दी है PO डैश लिखा 5%। अब हम निकालेंगे कि M 6 साल तक प्रॉपरली वर्क करता रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो सक्सेसफुल हो, इसको हमने लिखा PM 1 माइनस उसके अनसक्सेस को माइनस कर देंगे 3/100, तो 97% चांस है कि वो 6 साल तक काम करेगा सेटिस्फैक्ट्री। इसी प्रकार हम N की निकालेंगे, PN लिखा 1 माइनस 2%, तो 98% आ गया। इसी प्रकार हम O कंपोनेंट का लिखेंगे P0 1 माइनस 5% करेंगे 95%। तो M प्रोडक्ट के 6 साल तक सेटिस्फैक्ट्री वर्क करने की प्रोबेबिलिटी है 97%, N की है 98% और O की है 95%। तो तीनों का सही काम करना जरूरी है। अगर मशीन 6 साल तक काम करे तो तीनों ही हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PM इंटू PN इंटू PO 97% इंटू 98% इंटू 95%, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 90% या 0.903070। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग इन इंडिपेंडेंट इवेंट में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ सेकेंड ईयर बीकॉम क्लास कंसिस्ट ऑफ 60 स्टूडेंट, उसमें 60 विद्यार्थी हैं बीकॉम सेकेंड ईयर की एक क्लास में, जिसमें से 40 आर गर्ल्स 40 लड़कियां हैं, 20 बॉयज हैं, 30 स्टूडेंट आर रिच 30 बहुत ज्यादा रिच है, 30 आर पुअर 30 पुअर है, 40 स्टूडेंट आर फेयर कॉम्प्लेक्स 40 बहुत ज्यादा सुंदर है, बाकी सामान्य है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए फेयर कॉम्प्लेक्स रिच गर्ल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया तो वो
फेयर कॉम्प्लेक्स भी हो, रिच भी हो और गर्ल भी हो, इसकी संभावना हमें बतानी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। गर्ल होने की संभावना हो गई 40%, तो हमने इसको लिखा PG 40/60, क्योंकि 40 गर्ल्स हैं, टोटल है 60, तो 40/60। रिच की संभावना को लिखा PR, रिच है 30, टोटल है 60, तो 30/60। फेयर कॉम्प्लेक्स, इसको हमने लिखा PF, 40 फेयर कॉम्प्लेक्स ने, टोटल 60 में से, तो उसकी संभावना हो गई 40/60। तीनों ही इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के ए फेयर कॉम्प्लेक्स रिच गर्ल इज सिलेक्टेड होगी PG इंटू PR इंटू PF, 40/60 इंटू 30/60 इंटू 40/60। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 8/36, फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/9। तो इस प्रकार से हम इंडिपेंडेंट इवेंट में मल्टीप्लिकेशन थ्योरी का प्रयोग कर कर इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. Have a nice time. Have a good day.